सो रिसेंटली मेरे घर के पास के जंगलों में काफी भीड़ जमा थी, लोग काफी पैनिक लग रहे थे। सो आई वेंट देयर एंड आस्क्ड कि चल क्या रहा है। दे वर क्लेमिंग कि उन्होंने एक मैन ईटर डियर स्पॉट किया है। वेल न्यूज यहाँ से फैली जब कुछ आंटियों ने ऐसा दावा किया कि उन्होंने एक रैपिडली अग्रेसिव डियर को देखा है जो बहुत ही ज्यादा फेरोसिटी से पेड़ को मॉल करने में लगा हुआ है विद हिज एंटलर्स कवर्ड रेड। एंड अपेरेंटली उनको देख के पता लग गया कि वो किसी ह्यूमन का ब्लड है। सो मैं अपने घर गया एंड आई गॉट टू डूइंग सम रिसर्च एंड व्हाट आई फाउंड आउट वाज एक्चुअली quite surprising because this was the beginning of the deer's annual antler growing cycles. Deer के antlers भी true bones होते हैं जो कि उसके सर से बाहर निकलते हैं। अब रिलेट करने के लिए इमेजिन करो आपकी उंगलियों में से आपकी हड्डियां बाहर आ रही हैं उसको प्रोट्रूड करके। True bones, more like true growth. Aha. बट जस्ट लाइक ह्यूमंस के ट्रू बोन्स, इनके एंटलर्स को भी ग्रो करने के लिए नरिशमेंट की जरूरत होती है, विच इज वाई दे आर कवर्ड बाय अ लेयर विच इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स कॉल्ड द वेलवेट। नाउ इसमें सिंस इतने ज्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं इसलिए इसका कलर भी रेड होता है एंड फॉर द सेम रीजंस इसको कई कल्चर्स में काफी अच्छा न्यूट्रिशियस सुपर फूड माना जाता है। बट बाय द टाइम द एंटलर्स आर डन ग्रोइंग ये वेलवेट की लेयर रिडंडेंट हो जाती है, इस वजह से इसको शेड करना जरूरी होता है। एंड जस्ट लाइक कभी आपको भी स्कैब होगा एंड उसके शेड करते टाइम काफी ज्यादा इचिंग होती है एंड डियर को भी सेम इचिंग फील होती है, जिसकी वजह से वो अपने एंटलर्स को पेड़ों के अगेंस्ट रब करते हैं। ऐसा करने से उनके दो फायदे होते हैं, पहला तो उनकी शेडिंग होगी और दूसरा उनकी इच रिलीव करने में हेल्प मिलती है। बट ये डियर अफसोस अपना अगला एंटलर ग्रोइंग साइकिल नहीं देख पाएगा। बट लिंचिंग बाय अ फ्रेंजीड क्राउड इज नॉट द ओनली वे फॉर अ हॉर्नी मेल मैमल टू डाई। इसका हमें दूसरा एग्जांपल देखने को मिलता है काउज एंड शीप्स के केस में, जिनमें कई बार या तो जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से या फिर ओल्ड एज की वजह से उनके हॉर्न्स इनवर्ट्स टर्न होकर इतने ग्रो कर जाते हैं कि वो उनके स्कल को पियर्स कर जाते हैं। हाउएवर इस वेरिएंट ऑफ हॉर्नी डेथ का जो ब्रंट ऑफ द डील मिलता है वो मिलता है एक वाइल्ड पिग को जिसका नेम काफी सिमिलर है टू व्हाट यूड कॉल अ रशियन ग्रैनी, अ बाबिरूसा। इंस्टेड ऑफ हॉर्न्स और एंटलर्स बाबिरूसास के पास टस्क्स होते हैं जस्ट लाइक एलिफेंट्स। हाउएवर ये टस्क कई बार बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। कितने ज्यादा यू माइट आस्क? वेल अप टू 12 inches which is basically 1 feet। ये टस्क इतने ज्यादा ग्रो करने के बाद या तो उनकी आंखों को पियर्स करते हैं या फिर उनके स्कल को पियर्स करके उनके ब्रेन तक चले जाते हैं। यहाँ पे या तो बाबिरूसा की डेथ हो जाएगी इन्फेक्शन से या फिर अगर वो ज्यादा अनलकी होगा तो उसके टस्क पियर्स करके उसके ब्रेन तक चले जाएंगे जहाँ पे उसकी ब्रेन इंजरी से मौत हो जाएगी। आई डोंट थिंक आई हैव टू मेंशन कि ये बहुत ही ज्यादा स्लो और एगनाइजिंग डेथ होती है। वुडंट लाइफ बी सो मच सिंपलर फॉर दीस बाबिरूसास एंड इवन फॉर अस ह्यूमंस अगर हमारे पास रीजनरेशन होता? वेल सबसे अच्छा रीजनरेशन फैक्टर देखने के लिए इन एनी वर्टिब्रेट, लेट्स हेड ओवर टू मैक्सिको। मैक्सिको के इन लेक्स में, सॉरी भाई मैं इनके नाम प्रोनाउंस नहीं कर सकता, हमें मिलते हैं द बेनी ब्लैंको डॉपलगैंगर्स, द एक्सोलॉटल्स। एक्सोलॉटल्स का इतना अच्छा हीलिंग फैक्टर होता है कि वो अपने ब्रेन के पार्ट्स और अपने स्पाइनल कॉर्ड तक को हील कर सकते हैं। इसका मतलब वो न्यूरल टिश्यू हील कर सकते हैं। इनके रीजनरेशन के इतने बढ़िया होने का रीजन है इनके सेल्स की लैक ऑफ डिफरेंशिएशन। जो एक्सोलॉटल सेल्स साइट ऑफ इंजरी में जाते हैं वो किसी पर्टिकुलर टाइप का सेल फॉर्म करने के लिए प्रोग्राम नहीं होते। दैट मीन्स उनको जिस भी टाइप का सेल फॉर्म करने की जरूरत है वो वैसा सेल फॉर्म कर सकते हैं जैसा हम लोग ह्यूमन स्टेम सेल्स में भी देखते हैं। इस वजह से वो अपनी किसी भी इंजरी को बिना स्कारिंग के हील कर सकते हैं।